हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ। हमने सेक्शन 60 तक कवर कर लिया है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, पूरी लेक्चर की जो मैंने सीरीज बनाई है आप उसको पूरा देखना। सारे लोकल लॉज मैंने इसमें कंप्लीट करा दी गई है। हम आज करने वाले हैं हम करने वाले हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। अगर ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हम लॉ को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट ठीक है इस एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं उनसे मैं एक ही बात कहूंगी कि अपने पास हमेशा बेयर एक्ट लेके बैठिए, क्योंकि हम क्या करते हैं हर सेक्शन को सिंप्लीफाइड तरीके से लिखते हैं। उसका कीवर्ड्स होता है जो उसके सेक्शन के साथ लिखते हैं और फिर इंडेक्स में जाकर हम उसको बाद में अपनी तैयारी और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इंडेक्स में जाकर लिख देते हैं। आज हम करेंगे सेक्शन 61 से। देखिए सेक्शन 61 किससे रिलेटेड है। इट सेज प्रोसीडिंग्स बिफोर अथॉरिटी टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, सिंपल सी बात कह रहा है, जो प्राधिकरण के समक्ष की जो कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियां होना। अब जो अथॉरिटी है, ठीक है, हमने अथॉरिटी की बात की थी, तो वो ये सेक्शन बेसिकली ये बात कह रहा है कि जो अथॉरिटी है, अब क्या है, जितनी भी प्रोसीडिंग्स है बिफोर द अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। और अंडर सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ आईपीसी। ठीक है, अब क्या हो गया है, आईपीसी की जगह बीएनएस। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए कि 193 और 228 किससे रिप्लेस हुआ है सेक्शन, ठीक है, बीएनएस में। अथॉरिटी शैल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट। इसको भी अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 346 और फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 345 और 346 ऑफ सीआरपीसी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डू ओपन योर बेयर एक्ट, चेक कीजिए कि जो सेक्शन 345 और 346 है सीआरपीसी का, अब वो बीएनएसएस में कहां पर है। ठीक है, अब देखिए सिंपली सी ये बात कह रहा है ये सेक्शन 61, अथॉरिटी के सामने जो भी कार्यवाही हो रही है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। तो अथॉरिटी जो प्रोसीडिंग कर रही है वो एक न्यायिक कार्यवाही है, लेकिन किस एक्ट के तहत इसको न्यायिक कार्यवाही माना गया है, तो आईपीसी के तहत सेक्शन 193 और 228। और ये एमसीक्यू बन सकता है आपका, ठीक है, इसको याद रखना। और ये कहा गया अथॉरिटी को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय माना जाएगा। अब बात देख रहे हैं, आप सिविल कोर्ट मान रहे हैं किसके लिए, सेक्शन 345 और 346 ऑफ द सीआरपीसी 1973। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अथॉरिटी को जो है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय माना जा रहा है। ये बात आप याद रखना, लिखा है सीआरपीसी और माना जा रहा है सिविल कोर्ट। कंफ्यूज मत हो जाना कि वो लिख दे सीपीसी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग को अंडरलाइन कर लेना, सिविल कोर्ट को भी और सीआरपीसी को भी, आईपीसी को भी, दोनों चीजों को भी। अब देखिए, तो देखिए जो प्रोसीडिंग है बिफोर द अथॉरिटी आर डीम्ड टू बी व्हाट, जो हम प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही कर रहे हैं वो किस प्रकार की मानी जाएगी, प्रशासनिक, राजस्व, न्यायिक या कार्यपालिक, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग। तो बताइए, हमें पता है जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। ओके, सेक्शन 62 मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ अथॉरिटी टू बी पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, ये सेक्शन कहता है प्राधिकरण के सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना। अब देखिए सिंपल से सेक्शन स्टार्ट हो गए हैं, डिफिकल्ट वाला हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के हम ऑलरेडी आ चुके हैं। सिंपल सा सेक्शन है, ये कह रहा है जो मेंबर्स है प्राधिकरण के, जो ऑफिसर्स है, हम उनको पब्लिक सर्वेंट मानेंगे आईपीसी के सेक्शन 21 के तहत। ठीक है, क्या मान रहे हैं हम इनको, पब्लिक सर्वेंट मान रहे हैं, लोक सेवक मान रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 21 आईपीसी के तहत, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत हम प्राधिकरण के जो सदस्य हैं, उनके जो अधिकारी है, उनको पब्लिक सर्वेंट मान रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अथॉरिटी के सदस्य और अधिकारी किसके रूप में माने जाएंगे, तो सरकारी ठेकेदार, लोक सेवक, न्याय अधिकारी या निजी कर्मचारी। तो इसका आंसर है न्यायिक अधिकारी माने जाएंगे, जुडिशियल ऑफिसर्स माने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन, जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बार्ड। ठीक है, ये क्या कह रहा है, सिविल न्यायालयों की अधिकारिकता का वर्जित होना।
तो ये सेक्शन कहता है नो सिविल कोड एक्सेप्ट हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। मार्क दिस वर्ड, ठीक है। सिविल कोड, ठीक है, और नो सिविल कोड एक्सेप्ट द हाई कोर्ट, और कौन सा, अंडर आर्टिकल 226 और 227 के तहत, एंड द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये सेक्शन इन दोनों कोर्ट्स पे अप्लाई नहीं हो रहा। तो क्या कह रहा है, शैल हैव jurisdiction, no civil court shall have jurisdiction over disputes relating to land acquisition where the collector or authority has powers under this act. No court shall grant injunction in such matters, ठीक है। धारा 63 कहती है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित ऐसे विवाद जिन पर कलेक्टर या अथॉरिटी को इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है, तो कोई सिविल न्यायालय अधिकारिकता नहीं रखेगा। ऐसे मामले में कोई न्यायालय निषेधाज्ञा भी जारी नहीं करेगा। अगर लैंड एक्विजिशन का मामला है और अथॉरिटी और कलेक्टर को पावर है कि वो ऐसे लैंड एक्विजिशन के मुद्दों को सुन सकते हैं, तो सॉरी सिविल कोर्ट, आप ये मामले नहीं सुनेंगे, ना ही आप इंजंक्शन ग्रांट कर सकते हैं, क्योंकि इस पे जो पावर दी गई है वो अथॉरिटी और कलेक्टर को दी गई है। लेकिन हाँ, सिविल कोर्ट में हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो व्हाट यू विल हैव टू मार्क अंडर द सेक्शन 63, मार्क हाई कोर्ट वर्ड, ठीक है, और दो अथॉरिटी की बात की गई है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को मार्क कर लेना, और कलेक्टर और द अथॉरिटी इज एम्पावर्ड, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अब हमारा सिंपल एस्पेक्ट स्टार्ट हो रहा है। विच कोर्ट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बार अंडर सेक्शन 63, धारा 63 के प्रतिबंध से कौन से न्यायालय बाहर है, बताइए। तो बताइए, हमने अभी पढ़ा था कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब आ जाइए सेक्शन 64 पे, रेफरेंस टू अथॉरिटी। ये जो रेफरेंस टू अथॉरिटी है, हमने एक सेक्शन के अंदर पढ़ा था, ठीक है। हमने एक सेक्शन के अंदर ये रेफरेंस वाला जो एस्पेक्ट है हमने देखा था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं उनको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, जिन्होंने पहले मेरी वीडियोस देख रखी है। क्योंकि हम ना डायरेक्ट बस ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल कमांड आनी चाहिए डायरेक्ट पे, हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं ना कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो ऐसे लेजी बन के नहीं बैठना, जो पूछ रही हूँ उसको लिखना है आपको, ठीक है, कि कहां पर सेक्शन 64 की बात और की गई थी। तो देखिए, ये सेक्शन ये कहता है, सेक्शन 64 का सेक्शन 1 says that a person interested who has not accepted the award may apply in writing to the collector for referring the matter to the authority, ठीक है। क्या लिखा गया, क्या कहा गया कि यदि कोई हितधारी जो व्यक्ति है, पढ़ा था ना हमने किस में, सेक्शन 3 के एक्स में, इंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है। तो यदि कोई हितधारी अवार्ड से संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर क्या कर रहा है, वो कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर मामले को अथॉरिटी के पास भेजने की मांग कर सकता है। लेकिन आपत्ति किस विषय पर है, उसको ऑब्जेक्शन ये है कि जो मेजरमेंट ऑफ लैंड से रिलेटेड है, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन से रिलेटेड है, पर्सन एंटाइटल टू कंपनसेशन इससे रिलेटेड है, ठीक है, और रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट राइट से रिलेटेड है, और अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनसेशन। फिर क्या होगा, कलेक्टर मस्ट मेक द रेफरेंस विद इन 30 days. If he fails, the applicant may directly approach the authority for direction. Very important section. ये सेक्शन कह रहा है कि यदि कोई इंटरेस्टेड पर्सन है जो अवार्ड से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, वो किससे संतुष्ट नहीं है, किसी अवार्ड से। आप मुझे बताएंगे अवार्ड किस सेक्शन में पास किया जा रहा था, ठीक है, और कौन अथॉरिटी थे जो अवार्ड को पास कर रहे थे। देखिए, ठीक है, ये सेक्शन कह रहा है कि यदि कोई हितधारी अवार्ड से संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा, कलेक्टर को लिखित आवेदन देगा कि देखिए कलेक्टर साहब, आप हमारा मामला जो है अथॉरिटी के पास भेज दीजिए, क्योंकि हमें ये जो अवार्ड आया है इसमें जो चीजें लिखी गई हैं हमें आपत्ति है, ठीक है, हमें आपत्ति है कि भूमि का मापन ठीक नहीं हुआ है, इस अवार्ड में जो लिखा है हमें आपत्ति है, मुआवजे की राशि सही नहीं लिखी गई है,
हाँ, और इसमें जो मुआवजा पाने वाला व्यक्ति है उसका नाम भी ठीक नहीं लिखा गया है। ठीक है, जो हमारे पुनर्वास और पुनर्स्थापन के अधिकार थे वो हमें मिले ही नहीं है, वो इस अवार्ड में भी इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है, और मुआवजे का बंटवारा भी ठीक से नहीं हुआ है। तो हम आपको आवेदन कर रहे हैं, कृपया करके हमारे इस मैटर को आप अथॉरिटी के पास भेज दीजिए। ठीक है, अब कलेक्टर क्या करेंगे 30 दिन के अंदर, क्योंकि अब मामले को क्या है, अब उनको रेफरेंस करना होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, और अगर कलेक्टर ने ऐसा नहीं किया, 30 दिन हो गए हैं, कोई रेफर मामला किया ही नहीं है, तो आवेदक अब सीधे अथॉरिटी से आदेश की मांग कर सकता है। ठीक है, तो बात यह है कि आपको जाना है अथॉरिटी के पास। आप पहले जाएंगे थ्रू कलेक्टर, और कलेक्टर नहीं सुन रहे हैं तो फिर डायरेक्ट जा रहे हैं। इसमें अब आप क्या क्या वर्ड अंडरलाइन करेंगे, इसमें आप अंडरलाइन करेंगे पहले अवार्ड वर्ड। ठीक है, आप अवार्ड क्या है, अवार्ड में जो लिखा है आप उसे ऑब्जेक्शन है उसमें आपको, तो आप रिटर्न एप्लीकेशन लगाएंगे कलेक्टर को, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, फिर इसमें आप अंडरलाइन क्या करेंगे, ये जो प्रोविजो में लिखी है 30 डेज की बात। ठीक है, अब कलेक्टर क्या करेंगे, 30 डेज के अंदर इस एप्लीकेशन को रेफरेंस कर, मेक अ रेफरेंस, ये रेफरेंस वर्ड जो है यहाँ पर लिखा है प्रोविजो में, तो आप क्या लिखिए, रेफरेंस लिखिए और विद इन 30 डेज लिखिए। ठीक है, विद इन 30 डेज, और किसके द्वारा लिखिए, कलेक्टर के द्वारा। बिल्कुल ठीक। फिर ये बात लिखी गई है दूसरे प्रोविजो में कि अगर वो ऐसा रेफरेंस करने में फेल कर जाते हैं कलेक्टर, तो फिर क्या है, आप क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्टिंग इट टू डायरेक्ट द कलेक्टर टू मेक द रेफरेंस टू विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, प्रोवाइडेड फर्दर दैट where the collector fails to make such reference within the period so specified, the applicant may apply to the authority as the case may be, requesting it to direct the collector to make the reference to it within a period of 30 days. अब देखिए ये क्या बात कर रहा है कि आपने कलेक्टर जी को बोला कि आप हमारा मामला अथॉरिटी के पास भेज दीजिए, उसने मामले को रेफर करके अथॉरिटी के पास नहीं भेजा, 30 दिन हो गए। अब आप जा रहे हैं अथॉरिटी के पास कि देखिए आप कलेक्टर साहब को बोले कि मामला आपके पास हमारा क्या कर दीजिए, रेफर कर दीजिए। अब फिर से 30 दिन की बात की गई है दूसरे प्रोविजो में, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है हमेशा बेयर एक्ट को लेकर बैठना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है, कि आप डायरेक्ट, आप अथॉरिटी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, डायरेक्ट करो कलेक्टर को टू मेक द रेफरेंस टू इट विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज। अब यहाँ पे लिख लो आप रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हो टू अथॉरिटी, और यहाँ पे भी वही 30 डेज वाला कॉन्सेप्ट है। फिर अब वो कलेक्टर को 30 दिनों के भीतर रेफरेंस भेजना होगा। ठीक है, और यदि वैसा नहीं करता तो आवेदक सीधे अथॉरिटी से आदेश की मांग कर सकते हैं। वो अथॉरिटी से क्या कह रहे हैं, आप इसको आदेश दो, ऑर्डर करो, डायरेक्ट करो कि रेफरेंस करें। ठीक है, तो धारा 64 के अंतर्गत अथॉरिटी को संदर्भ कौन भेजने की मांग कर सकते हैं, बताइए। हु मे सीक अ रेफरेंस टू द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 64, एनी गवर्नमेंट ऑफिसर या पर्सन इंटरेस्टेड who has not accepted the award, या only requiring body, या फिर ग्राम सभा। बताइए, कोई भी सरकारी अधिकारी व हितधारी जिसने अवार्ड स्वीकार नहीं किया है, या केवल रिक्वायरिंग बॉडी या ग्राम सभा। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने अन्ना मैम से पढ़ा है कि इंटरेस्टेड पर्सन की ही बात यहाँ पर की गई है, जो वह हितधारी जिसने अवार्ड को स्वीकार नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पर्सन इंटरेस्टेड हु हैज नॉट एक्सेप्टेड द अवार्ड, इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, विद इन हाउ मेनी डेज कलेक्टर मेक द रेफरेंस, कलेक्टर को कितने दिनों में रेफरेंस भेजना होगा, तो हमें पता है 30 डेज। ठीक है, कितने दिन की बात हुई है यहाँ पर, 30 डेज की। अब आ जाइए इसके सबसेक्शन 2 में, ये कहता है एप्लीकेशन मस्ट मेंशन द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द अवार्ड। ठीक है, तो अब आप ग्राउंड्स बताइए कि आपने जिस ग्राउंड पर ये अवार्ड को ऑब्जेक्ट किया है। ठीक है, सबसेक्शन 2 ये कह रहा है, लेकिन टाइम लिमिट है। इफ द पर्सन वाज प्रेजेंट और रिप्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ अवार्ड विद इन 6 वीक्स फ्रॉम द अवार्ड। ठीक है, ये धारा कहती है कि यदि आवेदन में अवार्ड के विरुद्ध आपत्ति के आधार स्पष्ट रूप से लिखे जाने चाहिए, तो आपने आपत्ति के आधार लिखे हैं। ये कह रहा है यदि व्यक्ति अवार्ड के समय, जब अवार्ड पास कर रहा था उस समय उपस्थित था, या उसका प्रतिनिधित्व किया गया था, मतलब एजेंट वगैरह कोई चला गया था, तो जिस दिन अवार्ड आया है उसकी तिथि से 6 सप्ताह के अंदर अंदर, 6 वीक्स, ठीक है, 6 विद इन 6 वीक्स अगर वो प्रेजेंट था,
इसका जो प्रोविजो है, इसके सबसेक्शन जिसका प्रोविजो इसके क्लॉज ए में ये 6 वीक की बात की गई है। इफ प्रेजेंट तो 6 वीक में आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्शन जो है अपना रेज करना है। ये फिर दूसरा कहता है अगर और जो केसेस हैं तो विद इन 6 वीक ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस और विद इन 6 मंथ फ्रॉम द अवार्ड विच एवर एक्सपायर्स फर्स्ट। और कोई अन्य मामले हैं जैसे कि वो प्रेजेंट नहीं है या रिप्रेजेंटेशन उसका नहीं हुआ, कोई और मामले हैं, तब जिस दिन उसको नोटिस प्राप्त हुआ है उससे 6 सप्ताह तक, या फिर जो अवार्ड की तिथि है उसके 6 महीने तक। यहाँ पे क्या बात लिखी है, 6 वीक्स और 6 मंथ जो पहले एक्सपायर कर जाए। अगर 6 हफ्ते पहले एक्सपायर कर जाए तो 6 वीक्स, नहीं तो 6 मंथ। ओके। और कलेक्टर में ऑल्सो एंटरटेन द एप्लीकेशन विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर इफ सफिशिएंट कॉज फॉर डिले इज शोन। और यदि विलंब के पर्याप्त कारण है तो कलेक्टर अतिरिक्त 1 वर्ष के अंदर भी आवेदन स्वीकार कर सकता है। विद इन 1 ईयर, ठीक है, क्या बोल रहा है, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। उसने ये नहीं कहा कि 1 साल का आपको एक्सटेंशन मिल रहा है, वो कह रहा है विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, उस 1 साल के अंदर अंदर आप क्या कीजिए, फिर कलेक्टर एंटरटेन कर सकता है आपकी एप्लीकेशन को भी। तो ये 1 ईयर का आप कॉन्सेप्ट क्या है याद रखेंगे। अब आ जाइए इसके एमसीक्यू पर। इस धारा के आवेदन में क्या उल्लेख होना चाहिए बताइए। तो ये जो आवेदन कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसमें आपको क्या स्टेट करना है, ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन, फैमिली डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स या बैंक लोन डिटेल्स, आपत्ति के आधार, परिवार का विवरण या फिर आधार संख्या, ऋण विवरण। तो आपको पता है ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन, आपत्ति के अधिकार। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट एमसीक्यू पर। इफ अ पर्सन वाज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अवार्ड, विद इन व्हाट पीरियड शुड द एप्लीकेशन बी मेड। बताइए, यदि व्यक्ति अवार्ड के समय उपस्थित था तो उसको आवेदन कितने समय में करना होगा, तो उसको आवेदन 6 हफ्ते के अंदर करना होगा। ठीक है, कब तक करना है उसको आवेदन, 6 हफ्ते के अंदर उसको आवेदन क्या है करना है। उसके बाद कलेक्टर में कॉन्डोन डिले एंड एंटरटेन द एप्लीकेशन विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ। ठीक है, ये क्या कहता है, कलेक्टर जो है विलंब को माफ करके अधिकतम कितनी अतिरिक्त अवधि में आवेदन स्वीकार कर सकता है। ठीक है, तो 1 साल की बात की कि आप 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको फाइल कर सकते हैं। कलेक्टर एक्सेप्ट भी कर लेंगे आपकी एप्लीकेशन को। फिर हमारा सेक्शन 65, ये क्या कहता है, इट सेज कलेक्टर्स स्टेटमेंट टू अथॉरिटी, प्राधिकरण को कलेक्टर का कथन, प्राधिकरण को कलेक्टर का कथन। देखिए ये कहता है, व्हाइल मेकिंग अ रेफरेंस टू द अथॉरिटी the collector shall send a written statement containing important details regarding the land and compensation। ये कह रहा है कि जब अथॉरिटी को रेफरेंस भेजा जा रहा है तो रेफरेंस भेजते समय कलेक्टर को एक लिखित विवरण भेजना होगा। उस लिखित विवरण में वो क्या क्या लिखेंगे, भूमि और मुआवजे से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जो है जानकारी को लिखेंगे। ठीक है, द स्टेटमेंट शैल इंक्लूड, और क्या लिखा होगा उसमें, सिचुएशन एंड एक्सटेंट ऑफ लैंड, भूमि की स्थिति, उसका क्षेत्रफल कितना है, डिटेल्स ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स और स्टैंडिंग क्रॉप, अगर उस लैंड पर कोई पेड़ है, भवन है या खड़ी फसल है उसके बारे में लिखेंगे। फिर उस लैंड से जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, हितधारक है, उनका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, कंपनसेशन और डैमेजेस अवॉर्डेड, ठीक है, तो जो मुआवजा दिया गया है, ठीक है, दिए गए मुआवजे और क्षतिपूर्ति का विवरण। ठीक है, अमाउंट पेड और डिपॉजिट जमा या फिर भुगतान की गई राशि कितनी है, ग्राउंड फॉर डिटरमिनिंग कंपनसेशन। ठीक है, ग्राउंड्स फॉर डिटरमाइनिंग कंपनसेशन इफ ऑब्जेक्शन रिलेट्स टू कंपनसेशन, मुआवजा निर्धारित करने के आधार क्या थे, यदि आपत्ति पर भी, अगर उनको मुआवजे पर भी आपत्ति है, तभी अवार्ड आया, आपको आपत्ति है कि मुआवजा हमें सही नहीं दिया, तो जिस आपने जो मुआवजा उनको जिस ग्राउंड पे दिया, फिर आप उसको वो भी क्या है, उसके भी ग्राउंड्स आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो आ जाइए, रेफरेंस भेजते समय कलेक्टर को अथॉरिटी को क्या भेजना होगा। ठीक है, कलेक्टर क्या सेंड करेंगे अथॉरिटी को जब रेफर कर रहे हैं, तो रिटन स्टेटमेंट, लिखित विवरण। ठीक है, तो इसमें आपने अंडरलाइन कर लिया, सबसेक्शन 1 में रेफरेंस कर रहे हैं तो स्टेट करेंगे इंफॉर्मेशन, कलेक्टर स्टेट करेंगे इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑफ द अथॉरिटी, पहला क्या है, वही लैंड के बारे में, दूसरा इंटरेस्टेड जो पर्सन है उनके बारे में, तीसरा था अमाउंट ऑफ कंपनसेशन के बारे में, फोर्थ था जो अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है तो उसके बारे में,
और ऑब्जेक्शन जो है उसके बेसिस क्या थे, ठीक है, जो कंपनसेशन अवार्ड किया गया है, अमाउंट किया गया है। अब देखिए सबसेक्शन 2 कहता है स्टेटमेंट शैल बी अकम्पेनिड बाय, ठीक है, स्टेटमेंट शैल बी अकम्पेनिड बाय अ शेड्यूल containing details of notices served and written statements submitted by interested person, ठीक है। ये क्या कहती है धारा, धारा कहती है कि कलेक्टर, वेट, ये धारा कहती है कि कलेक्टर के विवरण के साथ एक अनुसूची भी क्या होगी, आप लगाएंगे, संलग्न होगी, ठीक है। आप जो रिटर्न ये जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं उसके साथ आप क्या लगाएंगे, जो शेड्यूल है वो भी आप उसके साथ अकम्बिन करेंगे, जिसमें क्या होगा, हितधारकों को दिए गए नोटिस और उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित बयानों का विवरण होगा, ठीक है। आपने अपनी स्टेटमेंट तो लगा दी कलेक्टर साहब ने, साथ के साथ आप उसके साथ वो भी शेड्यूल लगाएंगे, ठीक है। उस शेड्यूल में क्या क्या लिखा होगा, जो नोटिस सर्व किए थे आपने, ठीक है, और रिटर्न स्टेटमेंट जो सबमिट हुई थी इंटरेस्टेड पर्सन द्वारा, ठीक है, वो सारी डिटेल्स में लगाई जाएंगी। तो अमाउंट, ये सेकंड किस बारे में रिलेटेड, बेसिकली आप ये लिख लो पर्टिकुलर्स ऑफ द नोटिस सर्व्ड अपॉन एंड द स्टेटमेंट इन राइटिंग मेड और डिलीवर बाय द पर्सन इंटरेस्टेड, और जो स्टेटमेंट पर्सन इंटरेस्टेड ने दी है वो उनको भी इसके साथ क्या है, अकम्पेनिड किया जाएगा। अब देखिए हु शैल बी, What shall be attached with the collector's statement? कलेक्टर के विवरण के साथ क्या संलग्न होगा, तो क्या होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, शेड्यूल ऑफ नोटिस एंड स्टेटमेंट, कोर्ट डिक्री या पुलिस रिपोर्ट। तो इसका आंसर है नोटिस एवं बयानों की अनुसूची। अब है हमारा सेक्शन 66, सर्विस ऑफ नोटिस बाय अथॉरिटी, ठीक है, प्राधिकरण द्वारा सूचना की तामील। अब देखिए ये सेक्शन कहता है कि सर्विस अथॉरिटी शैल इशू नोटिस स्पेसिफाइंग द डेट ऑफ हियरिंग एंड रिक्वायरिंग अपीयरेंस बिफोर इट, ठीक है। ये सेक्शन कहता है कि अथॉरिटी जो है सुनवाई की तिथि जब निर्धारित कर देगी, तो निर्धारित करने के बाद अब नोटिस जारी करेगी और संबंधित व्यक्तियों को उपस्थित होने का निर्देश देगी। तो आपने क्या किया, अवार्ड आया, आप उस अवार्ड से संतुष्ट नहीं है, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने कलेक्टर को बोला मेरा मामला आप रेफर कर दीजिए, मामला अब अथॉरिटी के पास रेफर भी हो गया है, ठीक है। अब जब मामला अथॉरिटी के पास चला गया है तो अब मामले को सुना जाएगा। अब वो जो डेट सुनिश्चित की है अथॉरिटी ने कि इस दिन आपको सुना जाएगा, तो जो इसकी जो तारीख है, ठीक है, वो आपको नोटिस के द्वारा बताई जाएगी कि आपको इस दिन उपस्थित होना है। और नोटिस में क्या क्या लिखा होगा नोटिस में, और ये नोटिस किस किस को दिया जाएगा, एप्लीकेंट को, ठीक है, जिसने रेफरेंस की एप्लीकेशन लगाई थी उस व्यक्ति को, और जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, सभी हितधारक व्यक्ति को, लेकिन उनको छोड़कर जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कंपनसेशन विदाउट प्रोटेस्ट, ठीक है, उन्होंने, लेकिन अगर इंटरेस्टेड पर्सन तो वो भी होंगे ना कि जिन्होंने कंपनसेशन को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये लोग तो वो जिन्होंने जो कंपनसेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, जो अवार्ड में दिया गया था, वो तभी तो रेफर कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी लेके बैठ गए कंपनसेशन, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको नोटिस देने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि आप तो पहले से ही संतुष्ट हैं। फिर और किसको भेजा जाएगा नोटिस, कलेक्टर को भी, देयर ऑब्जेक्शन रिलेट्स टू लैंड एरिया और कंपनसेशन अमाउंट, और हम कलेक्टर को भी भेजेंगे ये सुनवाई की तारीख का जो ये नोटिस है, अगर विवाद जो है भूमि के क्षेत्रफल या मुआवजे की राशि से संबंधित हो तो, ठीक है। तो इसमें आपने तीन चीजें याद रखनी है, जो सर्विस कर रहे हो आप नोटिस की, किसको कर रहे हो, एप्लीकेंट को कर रहे हो, पर्सन इंटरेस्टेड को कर रहे हो, लेकिन किसको छोड़कर, जिसने कंपनसेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, और तीसरा आप भेज रहे हो कलेक्टर को, ठीक है। तो बताइए हु मस्ट रिसीव नोटिस फ्रॉम द अथॉरिटी, अथॉरिटी द्वारा नोटिस किसे दिया जाएगा, तो एप्लीकेंट को, आवेदक को, इंटरेस्टेड पर्सन हितधारी व्यक्ति को, कलेक्टर को, सिर्फ कुछ केसेस में, विशेष मामलों में कलेक्टर को, या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है डी, ठीक है, उपरोक्त सभी। दूसरा एमसीक्यू, कलेक्टर को नोटिस कब दिया जाएगा, ठीक है, कलेक्टर इज सर्व नोटिस व्हेन ऑब्जेक्शन रिलेट्स टू, बताइए अब हम कलेक्टर को जब नोटिस दे रहे हैं तो कब दे रहे हैं, जब भूमि का क्षेत्रफल या मुआवजे की राशि से संबंधित है मामला, डिस्प्यूट जो है एरिया ऑफ लैंड और कंपनसेशन अमाउंट से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तभी हम कलेक्टर को नोटिस देते हैं। ओके, आ जाइए सेक्शन नंबर 67 पर, रेस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ प्रोसीडिंग, ठीक है।
क्या बात कर रहा है, कार्यवाहियों की परिधि पर निबंधन। ये सेक्शन कहता है कि इंक्वायरी इन सच प्रोसीडिंग शैल बी लिमिटेड ओनली टू इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय द ऑब्जेक्शन। ये बात क्लियर कर दी, ऐसी कार्यवाहियों में जांच का दायरा केवल उन व्यक्तियों के हितों तक सीमित रहेगा जो आपत्ति से प्रभावित है। पर्सन इंटरेस्टेड की बात की तो सारे पर्सन इंटरेस्टेड नहीं, वो पर्सन इंटरेस्टेड जिनका क्या है, जो वो पर्सन है जिनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, सिर्फ वो पर्सन, ठीक है। तो उन्हीं के ऑब्जेक्शन पर हम प्रोसीडिंग करेंगे, बाकी सब पर नहीं करेंगे। कार्यवाही हमारी सारी जो हमारी कार्यवाही है सिर्फ उसका दायरा इतना है कि वो उन्हीं व्यक्तियों के हितों तक सीमित रहेगा जो उसकी आपत्ति से प्रभावित है, जो उस ऑब्जेक्शन से, ठीक है, उनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, उतनी ही हम इंक्वायरी की जो है इंक्वायरी करेंगे। तो इंक्वायरी अंडर सेक्शन 67 इज रेस्ट्रिक्टेड टू व्हाट, धारा 67 के अंतर्गत जांच किस तक सीमित रहती है, गवर्नमेंट पॉलिसी तक, या पर्सन इंटरेस्ट इन जनरल, या इंटरेस्ट ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय द ऑब्जेक्शन। तो इसका आंसर क्या है, आपत्ति से प्रभावित व्यक्तियों के हित। आ जाइए सेक्शन नंबर 68 पर, प्रोसीडिंग टू बी इन पब्लिक। तो देखिए रेस्ट्रिक्शन, आपको ये जो रेस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट है ना सेक्शन 67 में, इसमें एक बात याद रख लो, इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय द ऑब्जेक्शन, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है, जिन पर आपेक्ष का प्रभाव पड़ता हो, बस उतनी सी बात। अब ये सेक्शन 68 सेक्शन 68 कहता है कार्यवाहियों का सार्वजनिक होना, ठीक है। तो देखिए, एवरी प्रोसीडिंग बिफोर द अथॉरिटी शैल बी कंडक्टेड इन पब्लिक, ठीक है। ये जो अथॉरिटी के सामने जो भी कार्यवाही हो रही है ये सार्वजनिक होगी, ठीक है। ऑल पर्सन एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस in any civil court in the state may appear, plead and act in such proceedings, ठीक है। राज्य के किसी भी सिविल न्यायालय में प्रैक्टिस करने के पात्र व्यक्ति ऐसे कार्यवाही में उपस्थित होकर बहस कर सकते हैं और कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी पर्सन सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए अगर जिसको अलाउ है, ठीक है, तो फिर वो यहाँ पर आके भी अपीयर कर सकते हैं, प्लीड कर सकते हैं और एक्ट कर सकते हैं। मतलब अथॉरिटी में जो एडवोकेट आ रहे हैं वो कोई ये नहीं कोई अलग से एडवोकेट आ रहे हैं, ठीक है। अगर किसी स्टेट के सिविल कोर्ट में आपको प्रैक्टिस करने का अधिकार प्राप्त है तो आप यहाँ पर भी आके अपीयर हो सकते हैं और बहस कर सकते हैं। हाउ शैल प्रोसीडिंग बिफोर द अथॉरिटी बी कंडक्टेड, तो आप बताइए क्या आंसर है इसका। इन कैमरा होगी, बंद कक्ष में होगी, सीक्रेटली गुप्त रूप से होगी, पब्लिक होगी, सार्वजनिक रूप से। तो प्रोसीडिंग टू बी इन पब्लिक, ठीक है। प्रोसीडिंग कैसे होगी, पब्लिक में होगी। लेकिन इसके ये सेक्शन दो बातें कह रहा है, तो सार्वजनिक स्थान पर आपकी प्रोसीडिंग होगी, दूसरा प्रैक्टिस, कोई भी जो पर्सन प्रैक्टिस कर रहा है किसी सिविल कोर्ट में वो यहाँ पर आके प्लीड कर सकता है, एक्ट कर सकता है। अब आ जाइए नेक्स्ट एमसीक्यू पर, अथॉरिटी के समक्ष कौन उपस्थित होकर बहस कर सकता है, हु मे अपीयर एंड प्लीड बिफोर द अथॉरिटी। तो देखिए ओनली गवर्नमेंट और एडवोकेट्स, क्या ऐसी बात नहीं कि अथॉरिटी के सामने केवल गवर्नमेंट जो है एडवोकेट्स वही आएंगे, केवल सरकारी अधिवक्ता या सिर्फ पार्टी ही क्या कह सकते हैं, बहस कर सकते हैं, या फिर जो पर्सन एंटाइटल्ड है टू प्रैक्टिस इन सिविल कोर्ट, सिविल न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको भी अथॉरिटी के समक्ष उपस्थित होकर बहस करने का अधिकार होता है, ठीक है। इसका आंसर है सी। आ जाइए सेक्शन नंबर 69 पर, डिटर्मिनेशन ऑफ अवार्ड बाय अथॉरिटी। अब कौन अवार्ड पास कर रहा है, अथॉरिटी। एक जगह और अवार्ड पास हो रहा था, मैंने अभी इससे थोड़ी देर पहले आपको भी कहा था, उस पर्सन का नाम बताना, उस ऑफिसर का नाम बताना जो अवार्ड पास कर रहा था। फिर आप उसके अवार्ड से खुश नहीं थे तो आप अथॉरिटी के पास आ गए। देखो मैं आपको बार बार ये क्यों रिपीट कर रही हूँ, मुझे पता है कि एक जगह और अवार्ड की बात की गई है, मैं बार बार आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए ना और अवार्ड से रिलेटेड हो तो आपके माइंड में क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए कि लैंड एक्विजिशन एक्ट में सिर्फ अवार्ड एक व्यक्ति पास नहीं कर रहा था, काफी अथॉरिटीज थी जो अवार्ड पास कर रही थी, लेकिन किस अवार्ड की बात की गई है वहां तक पहुंचना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जितना बोल रही हूँ उसके नोट्स बनाते चलिए, जो क्वेश्चन बोल रही हूँ उसको नोट डाउन करो। अगर मैंने क्वेश्चन बोला है ना कि अवार्ड कहाँ का पास हो रहे हैं तो उसको आप नोट डाउन करो, ठीक है। और आप फिर क्या कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आप, मैं जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसके आंसर्स डाला कीजिए, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर मैं इतने एफर्ट्स आपके लिए कर रही हूँ
तो आप भी थोड़ा क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैंने जेएलओ का बैच जो है आपका पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ इसलिए रखा था ताकि कोई भी स्टूडेंट इस बात से पीछे ना रह जाए कि मैम हम नहीं तैयारी कर पाए क्योंकि कोई बैच वगैरह नहीं था। मैंने सारी क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी है। अगर पीडीएफ वगैरह की रिक्वायरमेंट है, नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो पर्सन मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, काफी स्टूडेंट्स मैं बोलूंगी नोट्स परचेज कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा है कि हमारी तैयारी और स्ट्रांग हो जाए, क्लासेस भी ले रहे हैं, ठीक है, और साथ के साथ टेस्ट सीरीज और नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो जो भी मेरा इंक्वायरी नंबर है उस पर मेरे को एक टेक्स्ट जो है ड्रॉप कर देते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। आ जाइए, ये सेक्शन कहता है व्हाइल डिटरमाइनिंग कंपनसेशन एंड रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एंटाइटलमेंट्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का जो लाभ है इसको निर्धारित करते समय प्राधिकरण यह जांच करेगा कि कलेक्टर ने धारा 26 से लेकर 30 तक और अध्याय 5 के प्रावधानों का पालन किया है या नहीं किया है। जब अथॉरिटी अब ये अवार्ड देख रही, जब अथॉरिटी अब अवार्ड पास करेगी, ठीक है, तो जो एक्चुअली अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया था पर्सन इंटरेस्टेड ने, उसने बहुत सारे ग्राउंड्स बताए थे ना कि मुझे ये जो कंपनसेशन अमाउंट है ये ठीक नहीं लगा, या जो भी उसने सारी चीजें लिखी थी। जब मामला अथॉरिटी के पास गया था, अब अथॉरिटी भी तो कुछ देखेगी ना कि कलेक्टर साहब ने एक्चुअली किया है। तो अब अथॉरिटी मुआवजा को निर्धारित करेगी, ठीक है, और अथॉरिटी क्या करेगी, कंपनसेशन को निर्धारित करेगी, और रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट इसको जब निर्धारित करेगी, ये जो प्राधिकरण निर्धारित करेगी, तो फिर वो ये भी इंक्वायरी करेगी कि क्या कलेक्टर ने धारा 26 से लेकर 30 तक के प्रावधानों का पालन किया भी था या नहीं। क्योंकि अगर नहीं किया था तो फिर तो कलेक्टर की गलती है, फिर तो वो पर्सन जो इंटरेस्टेड है वो सही कह रहा है ना कि उसके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए वो अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो साथ के साथ कलेक्टर की भी जांच हो रही है कि कलेक्टर साहब जो है प्रोविजंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अवार्ड तो डिसाइड हो रहा है, कलेक्टर साहब आपको भी चेक किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर अब देखिए इसका एमसीक्यू करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको ऐसे ही सरकाज़म में बस बता देती हूँ, वो भी इसलिए बताती हूँ ताकि हमेशा याद रहे, ठीक है। तो अवार्ड तो डिसाइड हो रहा है, कलेक्टर साहब भी डिसाइड हो रहे हैं, कैसे कि 26 से लेके 30 तक प्रोविजन का आपने फॉलो किया है, और चैप्टर 5 जो है इस एक्ट का आपने उसके भी जो प्रोविजन है उसका पालन किया है या नहीं किया है। अच्छा आप मुझे ये बताइए जो चैप्टर 5 है वो किससे रिलेटेड है। तो चैप्टर 5 हमारा रिलेटेड है रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अवार्ड से। इसके सामने लिख लेना R&R अवार्ड चैप्टर 5 के सामने, ठीक है। और जो सेक्शन 26 से लेके 30 तक थे हमारे, वो किससे रिलेटेड थे। 26 किससे रिलेटेड था, मार्केट वैल्यू क्या है लैंड की वो डिसाइड कर रहे थे कलेक्टर साहब, ठीक है, 26 में। फिर 27 में कंपनसेशन को, ठीक है, डिसाइड कर रहे थे। 28 में क्या हो रहा था, पैरामीटर्स टू बी कंसीडर बाय कलेक्टर इन डिटरमाइनिंग, ठीक है, आंसर पता चल गया। अब यहाँ पे कलेक्टर साहब अवार्ड पास कर रहे थे 28 में, ठीक है, यहाँ पर भी अवार्ड पास हो रहा था। और 29 में क्या हो रहा था, जो लैंड के साथ चीजें अटैच्ड थी उनकी भी वैल्यू निकाली जा रही थी। और 30 था अवार्ड ऑफ सोलेटियम, ठीक है। ये सारी चीजें 26 से लेकर 30 तक की थी। तो क्या इन सब चीजों का पालन किया कलेक्टर साहब ने, क्योंकि हमने पढ़ा है, आपको पता है ना सेक्शन 30 जो सोलेटियम की बात करता है वो कितना कितना होता है उसका जो टोटल कंपनसेशन का 100% सोलेटियम मिलता है, यही पढ़ा था ना हमने सेक्शन 30 में। और सोलेटियम दे रहे हैं कलेक्टर साहब खाली 10%। तो आपने तो सेक्शन 30 है उसके प्रावधान का पालन किया ही नहीं है। प्राधिकरण बोल रही कलेक्टर को ये पर्सन सही बोल रहा है, सोलेटियम तो 100% होता है, 100% होता है, आपने तो खाली इसको 10% दिया है। इस तरीके से सारी चीजें चेक होती हैं, ठीक है। देखो मैं आपको ऐसे लिंक करके बार बार इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है। तो देखिए, while determining compensation the authority must verify compliance with which provisions, मुआवजा निर्धारित करते समय प्राधिकरण किन प्रावधानों के पालन की जांच करेंगे। तो भाई वो देखेंगे सेक्शन 26 से 30 और चैप्टर 5, ठीक है। मेरे साथ रिपीट करना एक बार, सेक्शन 26 में क्या थी, मार्केट वैल्यू। सेक्शन 27 में क्या था, कंपनसेशन। मेरे साथ रिपीट करना, ठीक है। सेक्शन 26 में थी मार्केट वैल्यू, सेक्शन 27 में था कंपनसेशन, सेक्शन 28 में था अवार्ड, ठीक है। सेक्शन 29 में था जो लैंड के साथ
चीजें अटैच है उसको डिसाइड कर रहे थे वैल्यू, और सेक्शन 30 में था कितना सोलेटियम दिया जाएगा, तोषण का कितना तोषण दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब फॉलो हुआ है या नहीं। और चैप्टर 5 क्या था हमारा, R&R अवार्ड से रिलेटेड। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट एमसीक्यू पर। प्राधिकरण मुआवजे के साथ साथ किसे भी ध्यान में रखता है, अथॉरिटी कंसीडर कंपनसेशन अलोंग विद, और क्या देखते हैं, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट एंटाइटलमेंट्स। ठीक है, वो अब कंपनसेशन के साथ साथ, ठीक है, वो ये भी देखते हैं R&R एंटाइटलमेंट्स। ओके, ठीक है, तो आ जाइए इसके सबसेक्शन 2 में। ये कहता है इन एडिशन टू द मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू कहां पड़ा है, सेक्शन 26 में। ठीक है, इन एडिशन टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एज अबव प्रोवाइडेड द अथॉरिटी शैल इन एवरी केस, क्या करेंगे, अथॉरिटी शैल अवॉर्ड एन एडिशनल अमाउंट। ठीक है, क्या कर रहे हैं वो, एडिशनल अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 11। लैंड एक्वायर करने की सोच रहे हैं अभी हम, ऐसी भी नोटिफिकेशन हम जारी करते हैं सेक्शन 11 में, जिसको हमने प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन कहा था। तो ये सेक्शन कह रहा है कि इस धारा के अनुसार बाजार मूल्य के अतिरिक्त अब प्राधिकरण क्या कर रहा है, प्राधिकरण 12% वार्षिक की दर से अतिरिक्त राशि देगा, जो धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि से लेकर कलेक्टर के पुरस्कार, ठीक है, कलेक्टर ने जिस दिन अवार्ड पास किया है वो, या फिर जिस दिन भूमि पर कब्जा हुआ है उस दिन की तिथि जो पहले तक है, वो ये 12% की वार्षिक दर से अतिरिक्त राशि देगा। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, इन जो मार्केट वैल्यू डिटरमाइन की गई थी उसके अकॉर्डिंग जो लैंड की वैल्यू निकली थी, जो पैसा आपको मिला था वो तो ठीक है। अब यहाँ पर अथॉरिटी खुद से क्या कर रही है, 12% पर एनम के अकॉर्डिंग उस रेट से आपको एडिशनल अमाउंट दे रही है। कब से कब तक दे रही है, जिस दिन से प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन आया था उस दिन से, या तो जब कलेक्टर ने अवार्ड पास किया है वो, या फिर जिस दिन पोजेशन लिया गया, इन दोनों में से जो पहले काम हुआ होगा वहां से लेकर वहां तक आपको 12% का क्या है, 12% एनम आपको एडिशनल अमाउंट भी दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेम्बर, आपको ये याद रखना है और इसको आपको अंडरलाइन करना है, 12% पर एनम वाली बात। ठीक है, और ये किसके थ्रू, और ये कौन कर रहा है, बाय अथॉरिटी। ठीक है, बाय अथॉरिटी। ठीक है, तो जो सेक्शन 26 के अंदर आपने मार्केट वैल्यू को डिसाइड कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप साथ में क्या कर रहे हैं, प्लस आप ये भी कर रहे हैं। अब एमसीक्यू, एट व्हाट रेट इज द एडिशनल अमाउंट अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 69 का 2, तो बताइए धारा के तहत अतिरिक्त राशि किस दर से दी जा सकती है, तो 6%, 9%, 12% या 15%। तो इसमें आपको याद रखना है कितना, 12% पर एनम, 12% प्रति वर्ष। ठीक है, और ये बात कहां लिखी गई है, 69 के क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 में लिखा है तो 2 के आगे 1 लगा दो, तो हो गया हमारा 12% पर एनम। कुछ तो टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी ना याद करने के लिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 12% अतिरिक्त राशि किस तिथि से गणना की जाती है। ठीक है, 12% जो एडिशनल अमाउंट है वो कैलकुलेट होगा फ्रॉम विच डेट, बताइए, कब्जे की तिथि से, पुरस्कार की तिथि से, ठीक है, डेट ऑफ पोजेशन, डेट ऑफ अवार्ड, या फिर डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 11, धारा की जो 11 धारा है उसकी प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि से। तो हमें पता है इसका आंसर सी है कि कहां से स्टार्ट होता है ये, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 11। आपको कितने सेक्शन तो ऐसे ही याद हो गए होंगे रिपीट करते करते, और अगर आप रिपीट नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। While calculating the period under section 69 का clause 2, which period is excluded, धारा 69 की सबसेक्शन 2 के तहत अवधि की गणना में कौन सी अवधि बाहर रखी जाएगी, तो गवर्नमेंट हॉलीडे को बाहर रखा जाएगा, या जो इलेक्शन पीरियड है उसको बाहर रखा जाएगा, या जो पीरियड कवर्ड बाय कोर्ट स्टे और इंजंक्शन। क्या हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, नहीं,
तो ये एमसीक्यू कहां से बना है? ओके, मैं आपको बताती हूँ। ये एक्चुअली इसके एक्सप्लेनेशन में बात लिखी गई है और ये एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है जस्ट स्टे और इंजंक्शन की बात की गई है। ओके, देखो ये क्या सेक्शन 69 का सबसेक्शन 2 के एक्सप्लेनेशन ने ये बात की है कि जब ये अवधि की गणना की जाएगी तो हम जो न्यायालय के स्थगन या निषेधाज्ञा की जो अवधि है, ठीक है, जो कोर्ट ने अगर स्टे दिया था या कोर्ट ने इंजंक्शन लगाया था, तो उस टाइम पीरियड को हम एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, उस पीरियड को हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। इस एक्सक्लूड वर्ड को आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है, सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि इट सेज दैट इन एडिशन टू द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड द अथॉरिटी शैल अवॉर्ड 100% सोलेटियम ऑन द टोटल कंपनसेशन अमाउंट। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं प्राधिकरण? वही जो बात हमने अभी पढ़ कर आए थे, सोलेटियम वाली बात हमने कहां पढ़ी थी? सेक्शन 30 में भी पढ़ी थी, है ना? इसको लिखते जाओ, जहां जहां जो वर्ड आपको दिख रहा है ना, इतनी सॉलिड आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी ना, बस फिर तो आप फटाफट से जेएलओ बन जाएंगे। देखिए, ये कहता है सेक्शन 69 का सबसेक्शन 3 कि बाजार मूल्य के अतिरिक्त प्राधिकरण कुल मुआवजे राशि पर 100% सोलेटियम भी प्रदान करेगा। मेरी इससे की पहले जाके वीडियोस देख लेना, वहां पर मैंने आपको एग्जांपल के साथ सोलेटियम बताया है। ठीक है, तो बताइए कितना परसेंटेज है जो सोलेटियम का दिया जाता है? तो 100% सोलेटियम दिया जाता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस धारा के अंतर्गत सोलेटियम किस दर पर दिया जाता है? किस दर पर दिया जाता है? मार्केट वैल्यू के दर पर, रजिस्ट्रेशन वैल्यू, टोटल कंपनसेशन अमाउंट या फिर रिहैबिलिटेशन अमाउंट ओनली। अब कुछ स्टूडेंट होंगे वो मार्केट वैल्यू देखते ना इतने एक्साइटेड हो जाएंगे, मार्केट वैल्यू पे टिक लगा देंगे। अरे भाई, इस सेक्शन में ये बोला गया है कि मार्केट वैल्यू के अलावा भी आपको सोलेटियम दिया जाएगा और वो जो सोलेटियम होगा आपका कुल मुआवजे राशि के अकॉर्डिंग जो है उसको उसके अकॉर्डिंग आपका निकाला जाता है सोलेटियम। ठीक है, किस दर पर दिया जाता है? टोटल कंपनसेशन अमाउंट पर। ठीक है, आ जाइए हमारा सेक्शन नंबर 40 पर, सेक्शन नंबर 70 पर। ये सेक्शन कह रहा है फॉर्म ऑफ अवार्ड। अब ये सिंपल सी बात है, अधिनिर्णय का प्रारूप। ये कहता है हर अवार्ड जो है अथॉरिटी का मस्ट बी इन राइटिंग signed by the presiding officer and must clearly mention the compensation amount and the ground for granting each amount। सिंपल सी बात कह रहा है यहाँ पर कि जो आपने अवार्ड पास किया है, वो जो अवार्ड है वो राइटिंग में होना चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उसको साइन किया हो, कितना अवार्ड पास किया गया है। ठीक है, सेक्शन 28 के तहत वो बताना है और ग्राउंड्स बताने हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना। ओके, तो कौन अवार्ड को साइन कर रहा है? प्राधिकरण के पुरस्कार पर कौन हस्ताक्षर करते हैं? तो इसका आंसर है, बताइए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। ओके, सबसेक्शन 2 कहता है दैट एवरी अवार्ड शैल बी डीम्ड टू बी अ डिक्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका एमसीक्यू यहां से बन जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन बनेगा कि सेक्शन 70 के अंदर जो अथॉरिटी, वेट फॉर अ व्हाइल, यस, जो सेक्शन 70 के अंदर जो अथॉरिटी ने अवार्ड पास किया है वो क्या होता है? तो वो डिक्री होता है। ठीक है, और जो स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड होते हैं अवार्ड के, शैल बी डीम टू बी जजमेंट अंडर सीपीसी। ठीक है, तो अवार्ड इज इक्वल टू डिक्री, ऐसे लिख लेना, अवार्ड इज इक्वल टू डिक्री और स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड इज इक्वल टू व्हाट? जजमेंट, राइट? तो धारा 70 के सबसेक्शन 2 के अनुसार प्रत्येक पुरस्कार को डिक्री माना जाएगा और उसके जो कारणों का विवरण है उसको सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निर्णय माना जाएगा। सीपीसी के तहत जजमेंट, जजमेंट तो याद रख ली, लेकिन किसके तहत? सीपीसी के तहत, और लिखा जाएगा सीआरपीसी। अब सारे स्टूडेंट पढ़ के जाएंगे, डिक्री जो अवार्ड है वो डिक्री माना जाएगा। ठीक है, लेकिन जो उसके स्टेटमेंट है ग्राउंड्स के, जो स्टेटमेंट लिखी गई उसके ग्राउंड क्या है उसको जजमेंट माना जाएगा, ये बात सबको पता है। लेकिन जजमेंट किस एक्ट के तहत माना जा रहा है और किस कोड के तहत माना जा रहा है? तो सिविल प्रोसीजर कोड, ये किसी को नहीं पता, ये आपको पता है क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है ये एग्जाम इसी बार में। ठीक है, यही मौका है, इसके बाद हमें नहीं पता वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, तैयारी कैसे होगी नहीं होगी। ठीक है, तो हम कर रहे हैं अपनी तैयारी को बहुत ही सॉलिड तरीके से। आ जाइए सेक्शन
71 पर। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट, अभी इसको इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ठीक है ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, आर्ट बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत सिंप्लीफाई लग रहा है, क्योंकि आज से इतना सिंप्लीफाई था नहीं, जितना सिंप्लीफाई तरीके से हमने इसको पढ़ लिया, तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और मुझे पता है कि मैं आपको कितना भी बोलूं, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, आप नहीं करते हैं। व्यूज इतने होते हैं, लाइक भी बहुत कम है और कमेंट भी इतने कम होते हैं। देखिए जब मैं आपके लिए इतने एफर्ट्स कर सकती हूँ तो मुझे भी तो कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना, कुछ कंसिडरेशन तो होना चाहिए मेरे एफर्ट्स का। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अच्छे स्टूडेंट्स हो आप, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो। मेरी जो वीडियोस उनको जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि मुझे सारी चीजें समझ आ रही है, मैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करूंगा या करूंगी क्योंकि मुझे ये एग्जाम निकालना है, ऐसा नहीं है। अगर मैं भी ऐसा सोचती तो फिर मैं आपकी क्लासेस यहाँ पर क्यों लेती। बट क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें चीजों को क्या है शेयर करके करना है, मिल बांट के चीजों को पढ़ना है, ताकि किसी का तो भला हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।